तिहाड़ जेल को आपने तिहाड़ आश्रम बना दिया। इतना रेवोल्यूशनरी काम करने के बावजूद आपको हटा दिया गया वहां से। आपको बनाया जाना चाहिए था कमिश्नर, लेकिन आपको इग्नोर करके आपके जूनियर को आगे बढ़ाया गया। क्या कारण है जो सफलता आप डिजर्व करती थी वो आपको नहीं मिलती? आपका बच्चा बीमार था लेकिन आपको लीव का अप्रूवल नहीं मिला। रूल ऑफ लॉ वीक हो गए, या आप किसको इंडिकेट करना चाहती थी? आपने किसकी तरफ इशारा किया? क्या कारण लगता है कि दुनिया में तो सम्मान मिला लेकिन अपने देश में उस सम्मान की कमी रह गई? दिल्ली की पॉलिटिक्स में आपका सिक्का नहीं चल पाया। इस पॉलिटिकल फेलियर का क्या कारण लगता है? आपको क्या लगता है क्या कमी रही? 2016 में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्टिंग हुई और यहां पे आप आई, क्यों आपकी वहां के चीफ मिनिस्टर से भी नहीं बन पाई? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। कहते हैं कि महिलाएं समाज की वास्तविक वास्तुकार होती हैं। विमेन आर द रियल आर्किटेक्ट ऑफ सोसाइटी, और ऐसी ही एक वास्तुकार आर्किटेक्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज। डॉक्टर किरण बेदी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सैकड़ों वीडियो की लर्निंग एक ही वीडियो में मिलेगी। डॉक्टर किरण बेदी कौन है? टेनिस चैंपियन, ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेक्चरर, आउटस्टैंडिंग पुलिस ऑफिसर, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर होना गौरव और सम्मान की बात है। महिला आईपीएस ऑफिसर, ओहो, वो भी 80 पुरुषों के बीच में। किरण बेदी का नाम आते ही रफ एंड टफ इमेज सामने आती है। बस यही सोचकर मुश्किलों से लड़ते आया हूं कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। फ्लैशबैक में चलते हैं आपकी अचीवमेंट और चैलेंजेस। 1975 में चाणक्यपुरी के सब डिवीजन में पहली आपकी पोस्टिंग हुई। डॉक्टर किरण बेदी, प्रोटेस्टर एक निरंकारियों और अकालियों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसमें प्रोटेस्टर तलवार लेके आपके पीछे आया था और आपने बड़ी निडरता से उसका सामना किया, सिचुएशन भी कंट्रोल करी। मेल शॉविनिस्ट सोसाइटी 1970s में आप वो करती थी जो उस समय कोई महिला सोच नहीं सकती थी। 1970s की बात है ये। तब आपने वो बहादुरी की मिसाल कायम करी थी। क्यों? 200 साल पुराना गैर कानूनी शराब के धंधे को आपने खत्म कर दिया, चौपट कर दिया। इलिसिट लेकर के ट्रेड को आपने रोका। क्राइम रेट रोकने के लिए दिल्ली में आपने बीट बॉक्स, कंप्लेंट बॉक्स, यूनिक इनिशिएटिव लिए। मैं आपका बड़ा फैन हूं डॉक्टर किरण बेदी, और मेरा आपके साथ एक विशेष संबंध है। पहले भी आपने, मैं अब तो पिछले कोविड के बाद 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना चुके हैं, उससे पहले लेकिन जो हमारा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अब तक टोटल 4 बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप हमारे साथ बैठी थी, इवेंट में आई थी, बहुत अच्छा लगा था। आज परिस्थितियां कुछ अलग है। महिलाओं के लिए चुनौतियों की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं है, साहस का अर्थ ये होता है कि डर की वजह से आप रुकते नहीं है। बहुत सारी विमेन एंटरप्रेन्योर आज हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ी हैं। डॉक्टर किरण बेदी, मेरा आपसे प्रश्न है कि दिल्ली में आपकी पोस्टिंग के दौरान क्राइम को रोकने के लिए आपने कई इनिशिएटिव लिए। एशियन गेम्स जब हुए थे 1982 में, उन दिनों बहुत ट्रैफिक जैम लगा करता था, और ट्रैफिक को अगर गलत जगह गाड़ी पार्क है उसके लिए आप क्रेन बुलवा लेते थे। और आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी गाड़ी उठवा ली थी, वो एम्बेसडर गाड़ी यूसुफ जाए मार्केट में कनॉट प्लेस के सामने से। इसके लिए आपका नाम पड़ गया था किरण बेदी। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे थे। आपने बोला लॉ इज फॉर एवरीवन, एक रूल बना दिया, भाई लॉ इज फॉर एवरीवन, लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है। पर मेरा आपसे प्रश्न है, ऐसा अभी कहीं लॉ इज फॉर एवरीवन दिख नहीं रहा है। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते बड़े बड़े नेताओं की फाइलें इस समय धूल चाट रही हैं। आपने कहा तो था लॉ इज फॉर एवरीवन, लेकिन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कि लॉ इज फॉर एवरीवन ये कॉन्सेप्ट फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या विचार है आपका इस विषय में? दैट्स ट्रू। इस वक्त रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे देश में। रूल ऑफ लॉ ऑन पेपर है, रूल ऑफ लॉ इन बुक्स है, नॉट इन इम्प्लीमेंटेशन। एक्सेप्शंस हैं जरूर, कहीं ऑफिसर्स भी एक्सेप्शंस हैं कई जगह, और कई मंत्री भी एक्सेप्शन हैं, लेकिन रूल नहीं है। क्या सुझाव है आपका? आपका क्या सुझाव है? क्या किया जाना चाहिए? दो तरफ से इट्स अ डबल। नंबर 1, पॉलिटिकल कैरेक्टर चेंज हो, वो नहीं होने वाला, वो आसानी से नहीं होने वाला, क्योंकि उन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कौन इलेक्ट किसको करता है वो पब्लिक के हाथ में है। सो इसलिए पब्लिक का उन पर कोई, यू ओनली हैव वन चॉइस, कि अगर आपको वो नहीं व्यक्ति पसंद तो आप ना वोट करने जाएं, लेकिन वोट करें नॉट द अबव, एनी वन ऑफ द अबव, नोटा लगाएं। लेकिन नोटा में आप मेजॉरिटी भी अगर नोटा हो जाएगी तो भी वो इलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि कानून उनको फिर भी इलेक्ट करेगा, चाहे थोड़े वोटों में ही हो। सिर्फ पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाएगी। तो उनके ऊपर आपका कोई, पॉलिटिकल क्लासेस में एक्सेप्शंस हैं जो रूल ऑफ लॉ को पसंद करते हैं, मेजॉरिटी नहीं करती। इसकी वजह से सारी पुलिस डिपार्टमेंट पे वो हावी हो जाती है, और वो कितना फाइट बैक करेगी, कितनी बारी फाइट बैक करेगी। उसका एक ही चॉइस है, हर डीजीपी जो आए वो कहने को तैयार हो कि मैं तो रूल ऑफ लॉ ही करूंगा, नहीं तो, और या करूंगी नहीं तो जाऊं, कोई बात नहीं,
क्योंकि ट्रांसफर्स उनके हाथ में, पोस्टिंग्स पॉलिटिशियंस अपने हाथ में रखते हैं। सो पॉलिटिकल डर से, ट्रांसफर के डर से, प्रमोशन के डर से, बहुत सारी प्रिविलेजेस के डर से कई बारी वो फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज फिर नहीं चलता, लेकिन उसका आंसर यही है कि आपको अपनी कल की बेफिक्री नहीं करनी। सो अगर आप अपने लिए इनसिक्योर हैं और उसके कहीं भी मूव करने को तैयार हैं, यू आर रेडी टू मूव, दैट्स ऑल। ठीक कहा डॉक्टर बेदी आपने कि कल की बेफिक्री नहीं करनी है, और अगर कहीं भेज भी दिया तो चले जाओ। आपको भी भेज दिया, आपका गोवा में ट्रांसफर हो गया था, आपके वो बोल्ड इनिशिएटिव लेना और इसके कहीं पॉलिटिकल रिपरकशंस हुए, और आपको पॉलिटिशियंस आपके स्टाइल को पसंद नहीं करते थे। डीसीपी ट्रैफिक होने के नाते आपने डायरेक्टर ऑफ सीबीआई और अपनी सिस्टर इन लॉ जैसे कई रिच और इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी नहीं छोड़ा। आपके खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो गई थी। आपका तरीका अलग था। आप कहते हो कोई ट्रैफिक का नियम तोड़े तो उसको फाइन करने की जगह ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। मैं तो खुद ट्रेनिंग इंडस्ट्री से हूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि कोई अगर नियम तोड़े तो आप उसको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई दोबारा ना करिए, ऐसा जड़ से खत्म करने का आपने कोशिश किया। रफ एंड टफ ऑफिसर होने के पीछे जो आपके अंदर मां थी, आपका बच्चा बीमार था, आपको गोवा में ट्रांसफर मिला, 7 साल की आपकी बेटी बीमार थी, लेकिन आपको लीव का अप्रूवल नहीं मिला, और लीव अप्रूवल ना मिलने के बावजूद आप दिल्ली आ गए। उसका नतीजा अच्छा नहीं रहा, आपको 6 महीने कोई नया असाइनमेंट नहीं मिला। एक ईमानदार अफसर टिकेगा कैसे, एक ईमानदार अफसर आगे बढ़ेगा कैसे, मेरा ये प्रश्न है आपसे। जब आप मुझे लीडरशिप पे पूछोगे ना, तो अगर आपके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकबोन आपको चाहिए, ऐसे ऑफिसर को जो कि इस सिस्टम्स को टेक ऑन करे और कॉम्प्रोमाइज ना करे, उसको फैमिली सपोर्ट चाहिए मोर देन एनीथिंग एल्स। उसके पीछे अगर उसकी फैमिली का हाथ है तो वो किसी चीज से नहीं घबरा सकता। और एक वर्किंग पार्टनर चाहिए, एक ही तनख्वाह पर काम नहीं जाना। यू नीड टू हैव अ सेकंड इनकम इन दिस सर्विस। अगर आपके पास एक स्टैंड बाय इनकम है और आपको अपनी छत है, तो आपको किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं। डॉक्टर किरण बेदी, आपके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई, अवार्ड विनिंग मूवी अंग्रेजी में, यस मैडम सर। आपकी पोस्टिंग जहां जहां हुई, आपने कीर्तिमान स्थापित की है। आपने नशे के ऊपर भी काम किया, नारकोटिक कंट्रोल में 1998 में 125 किलो हेरोइन आपने उसको डिस्ट्रॉय किया था कहीं 45 गांव के अंदर। इसके अलावा जब आप स्पेशल सीपी ट्रेनिंग थी तो आपने ट्रेनिंग कॉलेज को टेक्नोलॉजी सेवी बना दिया, टेक सेवी बना दिया था। आपने बहुत उसमें उसको फुल्ली इक्विप्ड कर दिया, वाइब्रेंट बना दिया। रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम बनाए, पब्लिक रिड्रेसल यूनिट सिस्टम बनाए। दुनिया में आपकी वाहवाही हुई, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, यूएन में मेडल मिला, सब कुछ हुआ। पूरी दुनिया में आपको इतना सम्मान मिला, अपने देश में आपको सम्मान नहीं मिला। आपके ऊपर बॉलीवुड में मैरी कॉम जैसी मूवी बननी चाहिए थी, वो क्यों नहीं बनी? क्या कारण लगता है कि दुनिया में तो सम्मान मिला लेकिन अपने देश में उस सम्मान की कमी रह गई? वो अपने डिपार्टमेंट की आप घर की मुर्गी दाल बराबर हैं, ये कहावत गलत नहीं है। मैं उनके लिए दाल थी, बाहर के लिए मुर्गी थी। सो बाहर से इनाम जरूर आए, अंदर से जब मुझे मैक्सेसे अवार्ड मिला, दिल्ली पुलिस को के सीनियर्स को बड़ी मुश्किल हुई उन दिनों में कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें। बहुत मुश्किल से इकट्ठा करा और बड़े दबे दबे शब्दों में। और आपको और भी हैरानी होगी सुन के, दिल्ली पुलिस की एक हिस्ट्री बुक बनी हुई है, पिक्चर बुक, उसमें आप जाके देखो, मेरा जिक्र भी नहीं है। दिल्ली पुलिस की हिस्ट्री बुक बनी है, पिक्चर बुक। जिस ऑफिसर ने बनाई, मैं उसका नाम नहीं दूंगी आपको, लेकिन देयर इज नो मेंशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड किरण बेदी इन द दिल्ली पुलिस हिस्ट्री बुक। किरण जी, आपका और कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ रहा है। थोड़ा मैं अब आपके पॉलिटिकल करियर पे जाऊंगा। आपने पुलिस सर्विस में जो अचीवमेंट किया उससे आपकी ब्रांड वैल्यू तो बढ़ी, लेकिन आप उसको पॉलिटिकली लेवरेज नहीं कर पाए। राजनीति में आपको उसका कोई फायदा नहीं मिला। 2011 में आप अन्ना हजारे के लोकपाल मूवमेंट में जुड़े, आपने उसको लीड किया, पर उसके बाद भी बोला गया कि यू आर एन एपिटोम ऑफ कम्युनलिज्म एंड एरोगेंस। कई आपके ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए गए। 2015 में बीजेपी ने आपको सीएम कैंडिडेट उतार दिया। आप अरविंद केजरीवाल जी के अगेंस्ट आए, उनके खिलाफ लीडरशिप स्किल होने के बावजूद दिल्ली की पॉलिटिक्स में आपका सिक्का नहीं चल पाया। इसको लेके बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि आप आम आदमी के साथ कनेक्ट नहीं बना पाई, या बीजेपी के अंदर के लोगों ने आपका सहयोग नहीं किया, या आपकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग हो गई, आप अचानक बाहर से आ गई। इस पॉलिटिकल फेलियर का क्या कारण लगता है? आपको क्या लगता है, क्या कमी रही, और आप किसको इंडिकेट करना चाहेंगी, किसकी और कहाँ क्या गलती रह गई? देखो, पॉलिटिक्स मेरी नेचर ही नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ट्रांजैक्शनल है। हर पॉलिटिक्स, क्योंकि उसकी वो नीड है। देखो, पॉलिटिकल नीड कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड कुछ और है।
पॉलिटिकल नीड है, मैंने आपके लिए दिया ना, आप मुझे वोट देंगे 5 साल बाद। एडमिनिस्ट्रेटिव ये है, मैंने आपके लिए काम किया, ये तो मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए आप तो मुझे धन्यवाद भी मत करो। तो अगर पब्लिक ने नहीं उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरी स्पीच में भी ट्रांसफॉर्मेशनल था। आपको याद होगा दिल्ली में उस वक्त कहा जा रहा था, पूछ रहे थे, अच्छा मैडम क्या जब अगर आप इलेक्ट होगी तो दिल्ली को स्टेटहुड दिलाएंगी? मैंने बोला नहीं, नहीं दिलाऊंगी, चाहे उसके वोट चले जाए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस का डिपार्टमेंट पॉलिटिकल हाथ चला जाए सीधा चीफ मिनिस्टर के पास। ये जो न्यूट्रलिटी है पुलिस कमिश्नरशिप की, ये रहनी चाहिए। तो मैंने वोट के लिए तो कोई नहीं किया, इसलिए मैंने, आप बिजली पानी फ्री कर देंगे? मैंने बोला नहीं, क्योंकि आपका पैसा कहां से आएगा? मुझे किसी ने कहा अच्छा मैडम आप हमें मुफ्त के में एडमिशन दिला देंगे? मैंने कहा नहीं, क्योंकि फीस तो देनी पड़ेगी। आप हमारी नालियां आके साफ करेंगे? मैंने कहा मैं करूंगी नहीं, मैं करवा जरूर दूंगी। सो मैंने कोई भी स्टेटमेंट अपने पॉलिटिकल उसमें ऐसी कोई भी झूठा विश्वास नहीं दिया। तो मैं पॉलिटिकल हुई नहीं। पॉलिटिकल कल्चर ट्रांजैक्शनल है, बिजनेस है। मैं आपके लिए ये करूंगा, आप मुझे लिए करोगे, मेरा ये नेचर ही नहीं। इसलिए मैं तुरंत हारने के बाद मैं बहुत खुश हूं कि मैं हार गई, मुझे मुक्ति मिल गई दिल्ली से, और मैं तुरंत अपने काम पे वापस लौट गई। मेरी नेचर ही नहीं थी। मुझे लाख बुलाते रहे मीटिंग में आओ, मीटिंग में, मैंने बोला नहीं, ये एक पर्पस था। उस वक्त मुझे कहा गया था कि केजरीवाल के लिए आपने लड़ना है, क्योंकि केजरीवाल को हमने हराना है। तो मैंने कहा मैं केजरीवाल को जानती हूँ, हम दोनों ने ये सोचा था कि हम तो पॉलिटिकल करियर में जाएंगे नहीं, हम तो एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक आंदोलन थर्ड पे चलाएंगे। वो बदल गया, मैं नहीं बदली। लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि अगर तुम इस व्यक्ति को चाहते हो कि ना आए दिल्ली में, तो फिर तुमको अपना दाव लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास कुर्बानी की मुझे से इन्वोकेशन मांगी गई कि अगर दिल्ली पसंद है ना तो दिल्ली के लिए लड़ो। तो दिल्ली ने मुझे पसंद ही नहीं किया और मुझे मुक्त कर दिया। मैं दिल्ली का बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने मुक्त कर दिया, क्योंकि मैं इसके लिए फिट ही नहीं थी, मैं ट्रांजैक्शन के लिए नहीं थी। मैं आती तो ट्रांसफॉर्मेशन करती। और जिन सीनियर पॉलिटिशियन ने मुझे मनवाया कि हाँ प्लीज लड़ो, मैंने उनको ये कह दिया था कि अगर मैं जीती तो मैं प्रशासन करूंगी, आपने स्टेट मैनेजमेंट आपने करने तो, और नंबर 2 कोई पैसा नहीं लगाऊंगी, मेरे पास पैसा नहीं है। बोले ना तू पैसा लगाएगी, ना तू पैसा इकट्ठा करेगी, ना तू मैनेजमेंट करे, तू प्रशासन करना। दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग, व्हिच मींस थ्रू द पॉलिटिकल रूट अगर मैं जीतती तो मैंने प्रशासन ही करना था, मैंने पॉलिटिकिंग नहीं करनी थी। पॉलिटिकिंग वुड हैव बीन लेफ्ट टू द पॉलिटिकल पीपल। सो आई वाज वेरी वेरी क्लियर। इसीलिए जब मैं हार गई मुझे मुक्ति मिली। जी जी, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन। आपने 2-3 बार ये बात की, मैं समझ सकता हूँ। पॉलिटिकल करियर में डिप्लोमेटिक होना बहुत जरूरी है और आप बड़ी स्पष्टवादी हैं। थोड़ा तिहाड़ की तरफ चलते हैं। 1992 में आपको तिहाड़ जेल की पोस्टिंग दी गई। वो समय था जब कोई तिहाड़ नहीं जाना चाहता था। 9 महीने से वहां पोस्ट खाली थी और आपको वहां भेजा गया। आप पहली महिला थी जो 10,000 कैदी, जो पुरुष कैदी थे, उनको देखने के लिए आप एक पहली महिला वहां पहुंची थी। आपको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया बाद में तिहाड़ को रिफॉर्म करने के लिए। तिहाड़ जेल को आपने तिहाड़ आश्रम बना दिया, जड़ों पे काम किया आपने, अनपढ़ को पढ़ना सिखाया वहां पे आपने, उसमें ओपन स्कूल सिस्टम बना दिया, प्रिजन का बुलेटिन, पंचायत सिस्टम, मोबाइल पिटीशन बॉक्स, मोबाइल कैंटीन, आपने कंप्यूटराइज्ड इंक्वायरी, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, विपासना मेडिटेशन सेंटर विपासना करा दिया, सेमिनार, ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, बहुत कुछ आपने किया। लेकिन बात यह है कि इतना रेवोल्यूशनरी काम करने के बावजूद आपको हटा दिया गया वहां से। और क्यों हटाया गया? क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लगा कि आपने कुख्यात अपराधी चार्ल्स शोबराज को भागने में मदद करी। कहीं दूसरे कंट्रोवर्सी में भी आपका नाम आया। हालांकि खुशवंत सिंह जी बोले थे कि ये छोटी मानसिकता के लोग जीत गए आपके सामने जो एक गट्सी महिला है। A victory of handful of small-minded, envious people over a gutsy woman. आपको क्या लगता है, आपने कहीं मेल बॉसेस की ईगो को हर्ट कर दिया था? आपको क्या लगता है, आपको सहयोग नहीं दिया गया? आपको जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली? खुशवंत सिंह जी ने आपको जवाब तो दे दिया। स्मॉल माइंडेड पीपल जब उनको कुछ और नहीं मिले तो एक ही तो चीज कर सकते हैं, वो है झूठ। जब उनको कुछ भी नहीं मिले तो क्या बोलेंगे? झूठ, झूठ बोलेंगे। और ये आज से नहीं मैंने देखा, ये सारा हमेशा यही हुआ। जब मेरी जिंदगी में एक प्रोफेशनल लाइफ में उनको कुछ सच नहीं मिला तो सिर्फ झूठ। और यहां पर भी हुआ है, पौंडीचेरी में इधर भी हुआ। जब हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली राजनिवास में
100% सही डिसीजन लिए अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। बार बार कई यहाँ मंत्री लोग झूठ बोलते हैं रोज मीडिया को, तो मैंने फाइनली 2 दिन हुए कहा कि इन लोगों को जिनको झूठ बोलने की आदत है उनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अपने आप को विजिट करना चाहिए। धन्यवाद। लेकिन किरण बेदी जी, अगला प्रश्न थोड़ा कड़वा होने वाला है। आप लॉबी की फेवरेट नहीं थी, ये तो मैंने बोला। आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग पॉलिटिकल अरीना में कोई पसंद नहीं करता था, बात ठीक है। 2007 में ये कुछ अजीब सा लगा मुझे कि आपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। आपकी अचीवमेंट्स को इग्नोर करके आपके जूनियर युद्धवीर सिंह डडवाल जी को पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। आपकी रफ एंड टफ इमेज, नो नॉनसेंस एटीट्यूड, कंट्रोवर्सीज से भरा सर्विस रिकॉर्ड रहा। लेकिन आप क्वालिफाइड थी, आपको बनाया जाना चाहिए था कमिश्नर, लेकिन आपको इग्नोर करके आपके जूनियर को आगे बढ़ाया गया। आपने 2007 में फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। आपके कमिश्नर ना बनने के क्या वजह थी? क्या लगता है आपको कि आपके जूनियर्स को आगे बढ़ा दिया गया और आपको हमेशा इग्नोर किया गया? क्या कारण है जो सफलता आप डिजर्व करती थी वो आपको नहीं मिलती है? मुझे पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया, उसका बड़ा सिंपल कारण था। 2.5 साल मेरी 5 साल आउटस्टैंडिंग, मेरी रिक्वायरमेंट थी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स, नहीं तो मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी नहीं बनाते, तो मैं डीजीपी बन गई। दैट मीन्स मेरे मेरिट पे आ गई, सीनियरिटी भी थी, 2.5 साल मेरे पास थे। लेकिन जो लोग उस वक्त निर्णय वाले बैठे थे, जहां के एक होम सेक्रेटरी थे और वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे और डडवाल के बड़े जबरदस्त दोस्त थे, उनके फ्रेंड थे, वो मेरे फ्रेंड नहीं थे, उनके फ्रेंड थे, तो वहां फ्रेंडशिप चली। उसके फ्रेंडशिप के आपको मालूम है कई कारण होते हैं, कई तरीके की फ्रेंडशिप्स होती हैं। मेरी फ्रेंड नहीं थे, मैं सिर्फ उनको जानती थी, तो वो फ्रेंडशिप पास हो गई ना। मैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप जरूर है, क्योंकि वो मेरे होम सेक्रेटरी, मैं उनकी जूनियर थी, क्योंकि मेरी रैंक तो होम सेक्रेटरी नहीं थी, निर्णय उनके हाथ में थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को चुना, क्योंकि दोस्त के साथ दोस्ती से काम कर सकते थे। मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं थी, उस वक्त दोस्ती काम आई। होम मिनिस्टर कमजोर थे, होम मिनिस्टर कमजोर थे, वो डिपेंडेंट थे उस पुरुष होम सेक्रेटरी पर। तो अब आप क्या कर सकते हैं अगर आपके होम मिनिस्टर कमजोर हो और एक ब्यूरोक्रेट उनको इन्फ्लुएंस कर सके और होम मिनिस्टर उस वक्त मेरिट ना देख सके? तो मैंने होम मिनिस्टर को बोल दिया था कि जाके कि अगर मुझे ये आप नहीं करें, उस वक्त मेरे पास 2.5 साल की और सर्विस थी, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी, टॉप पोजीशन में थी। लेकिन जब मैंने ज्वाइन ही किया था तो मुझे उस सीनियर ब्यूरोक्रेट ने कह दिया था, किरण मुझे चाय पीते हुए कितने साल की सर्विस तुम्हारी? और मैंने कहा 2.5 साल। बोले फिर 2.5 साल यही रहना। अरे उसने डीजी मेरी कमिश्नरशिप की तो बाद में बात थी, उसे उसी वक्त मुझे पहले दिन ही बोल दिया था आप यही रहना। तो आई न्यू इज माइंड कि ये इसने मुझे दोस्ती के नाते कुर्बान कर, सैक्रिफाइस कर देना। देखो गैप तो था, क्योंकि मैं गपशप के लिए नहीं थी, मेरे में और उसमें फर्क है। मैं शाम को आपको काम छोड़ के रोज तुम्हारे साथ गपशप करूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो मेरी नेचर शुरू से ही नहीं थी। सो कई बार जब पोस्टिंग गपशप पर आधारित होती है तब कोई भी मार खाएगा। हो सकता है पुरुष भी होता तो वो भी मार खा लेता, हो सकता है। मैं थोड़ा गियर शिफ्ट करता हूं, 2013 पे आते हैं। आपने 6 P's की बात करी कि क्राइम को प्रिवेंट करना है तो 6 P's पे काम करिए। पीपल है, पुलिस है, पॉलिटिशियन है, प्रोसिक्यूशन है, पिक्चर्स है, पिक्चर मतलब मीडिया मूवीज है, और प्रिजन है, जेल। इनमें से 3 पे आपने भी काम किया, यानी कि पुलिस, प्रोसिक्यूशन और प्रिजन, इन पे आपने काम किया। बट तीनों कहीं ना कहीं इस समय कमजोर हुए पड़े हैं देश में, ऐसा लगता है। मतलब ऑफ कोर्स अब आप इस समय पुलिस में नहीं है एक्टिव, लेकिन ये कमजोर है क्योंकि पुलिस लीडरशिप फेल हो गई है कई जगह पे। दिल्ली को इस समय क्राइम कैपिटल बताया गया है। दूसरा, प्रिजन के अंदर कोई नए बहुत बड़े इनिशिएटिव्स हो नहीं रहे हैं। और तीसरा, शॉर्टेज ऑफ जजेस है, तो प्रोसिक्यूशन यानी कि क्रिमिनल का जो ट्रायल होता है वो भी डिले हो रहा है। तो तीनों कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए हैं। हमारी लीडरशिप को आप क्या कड़क और सीधा सुझाव देना चाहेंगे कि ताकि ये तीनों चीजें मजबूत हो? अगर आप कमिश्नर होती तो आप कैसे डिफरेंट करती? ये कैसे पीछे रह गए हमारे तीनों पी? ये सारे इसलिए कमजोर हैं कि कोई हमारा कोऑर्डिनेटर नहीं है। अगर आपने देखा 6P के चार्ट में मैंने कोऑर्डिनेटर रखा था, हब, ये हब एंड स्पोक का सिस्टम था। मैंने कहा था जैसे एक व्हील होता है, उस व्हील में जो हब होता है वो सारे स्पोक्स के साइकिल के उनको इकट्ठा करता है। हमारे पास इकट्ठा करने वाला कोई नहीं है। इकट्ठे करने वाले 2-3 लोग होते हैं। एक जो सारे सिस्टम को प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और पुलिस को इकट्ठा करने वाला होम सेक्रेटरी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है।
होम मिनिस्टर होता है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट, डीजीपी होता है, लेकिन डीजीपी एक भी है, एक पुलिस। प्रोसिक्यूशन जो होता है वो होम मिनिस्टर, नॉर्मली होम सेक्रेटरी के अधीन में होता है। सो पुलिस, प्रोसिक्यूशन ऑफ प्रिजन्स भी होम सेक्रेटरी के अधीन होता है। तो क्या होम सेक्रेटरी हब नहीं बनता? अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यहां ये है, हमारे सिस्टम में कोई इकट्ठा नहीं करता, कोई जोड़ता नहीं, हमें बिखारता है, मिलता नहीं, मिलवाता नहीं, तुड़वाता है, एक दूसरे के ऊपर पेपरबाजी करता है, इकट्ठा नहीं करता। जिस दिन ये पीस मिलने लगे, खासकर चीफ सेक्रेटरी, वो तो सबके ऊपर है। चीफ सेक्रेटरी रिलीजियसली हर महीने मीटिंग करे इस हब की, ये 5 पीस की, 6 पीस की, अगर वो रेगुलरली रिलीजियसली हर मंथ मीटिंग करे और एक दूसरे को सुने, आधा क्राइम इसी से गिर जाएगा। वैसे आपको देख के लगता है कि आपने ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ मैनेजमेंट की पढ़ाई भी करी है। पीछे मैं कहीं देख रहा था कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने नारे लगाए जा रहे थे, किरण बेदी लाओ, दिल्ली पुलिस बचाओ। लगता है ऐसा कि आपकी बड़ी ज़रूरत महसूस हुई है बीच में, लॉयर्स और पुलिस वालों के बीच में 30,000 के सामने भी मैन हैंडल का जो समस्या आई थी। तो अपनी सर्विस के दौरान आपने काफ़ी अच्छे काम किए, पर आपने एक जगह बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रूल ऑफ लॉ वीक हो गए हैं। रूल ऑफ लॉ वीक हो गए, या आप किसको इंडिकेट करना चाहती थी, या आपने किसकी तरफ इशारा किया था? क्या आपको लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण हुआ ऐसा, रूल ऑफ लॉ खत्म हो गए हैं? क्या लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आज टफ लीडरशिप मिसिंग है? किस चीज की कमी महसूस करते हैं आप? क्या सुझाव देना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट बहुत स्ट्रांग है, कमजोरी वहां है। आज दिल्ली पुलिस कमिश्नरेट अगर चाहे रूल ऑफ लॉ लाना तो ला सकती। एक बारी नियुक्ति हो जाती है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, उसके बाद टेन्योर है, उसको नहीं कोई हटा सकता फालतू में। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर किस बात के लिए घबराता है? एक टेन्योर भी ले लो और आपके पास पूरा अधिकार है और आपके पास पूरी जिम्मेवारी, फिर किस बात की घबराहट? फिर क्या आप टेन्योर के बाद कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं इसलिए डर रहे हैं? अगर पुलिस कमिश्नरेट से बाय लॉ चलना चाहे तो दिल्ली पुलिस में क्राइम आधा गिर जाएगा। और उसके साथ एक और बात, उनका जो सुपरवाइजर है वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, नॉट अ होम मिनिस्टर, नॉट द चीफ मिनिस्टर। सो पुलिस कमिश्नर रिपोर्ट्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो किस बात की घबराहट? अगर दिल्ली पुलिस में लॉ एंड ऑर्डर कमजोर होता है, द स्क्वायरली फॉल्स इन द कोर्ट ऑफ द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। 2016 में अब आपको जब पुदुचेरी, पौंडीचेरी, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्टिंग हुई और यहाँ पे आप आई, आपकी स्टाइल ऑफ वर्किंग की वजह से यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनके साथ भी आपके बहुत झगड़े हुए। जो सीएम नारायण सामी हैं उनके साथ भी आप कंट्रोवर्सीज में घिरी रही। आपको बोला गया कि आप अननेसेसरली इंटरफेयर करती हैं रूटीन गवर्नेंस में, आप एक डिक्टेटर के समान काम करती हैं। आपके बारे में कहा गया कि आप जर्मन डिक्टेटर हिटलर की बहन हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका स्पष्टवादी होना, ईमानदार होना या दो टूक कह देना, यह आपके पॉलिटिकल करियर के लिए बहुत नुकसान का कारण बन जाता है? क्या लगता है, क्या कमी रह गई, क्यों आपकी वहां के चीफ मिनिस्टर से भी नहीं बन पाई? क्या कानून दिखाना स्पष्टता नहीं? वो मैंने लिखा कानून, यूनियन टेरिटरी एक्ट तो मैंने नहीं लिखा, बिजनेस रूल्स मैंने नहीं लिखा, एक्ट बनाया पार्लियामेंट ने, बिजनेस रूल्स अप्रूव किए प्रेसिडेंट ने, मैं तो सिर्फ कानून का पालन कर रही हूं। तो अगर वो कानून किसी को नहीं सूट कर रहा और उस पर वो कंट्रोवर्सी करे, ये मेरा कसूर नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं कानून को नहीं बेंड करूंगी, मैं बिजनेस रूल को बेंड नहीं करूंगी। अभी हाल में क्या हुआ, बजट पास नहीं, इन्होंने बजट मुझे भेजा ही नहीं अप्रूवल के लिए, जबकि कानून में लिखा है कि एलजी हैज टू अप्रूव द बजट and then the budget goes to the assembly. मुझे स्पीच आ गई कि जाओ तो कि स्पीच दो, प्लीज कम एंड मेक द स्पीच एंड ओपन द असेंबली। ऐसे स्पीच किस बात की? देयर इज नो बजट, सो हाउ कैन यू हैव अ बजट सेशन विदाउट अ बजट? उन्होंने चाहा, क्यों उन्हें क्यों भेजा? आप मुझे पूछोगे बजट क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उन्होंने बजट को चेंज कर दिया था। जो प्रेसिडेंट से, यूनियन टेरिटरी से, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बजट अप्रूव होके आया, उन्होंने उसको मरोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, लोगों की पेंशन का पैसा, 100 करोड़ पेंशन को जो देना था, वो पैसा हटा के एक ग्रांट से अपनी और चीज जरूरतों के लिए भर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने उसका विरोध किया फाइल में कि ये हम ग्रांट चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वही बजट है जो हमारे प्रेसिडेंट ने अभी में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी मुझे, इसलिए मुझे बजट नहीं भेजा और कहा तुम पास कर दो, हम वही बजट करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, जो क्या कर लोगे आप, मैं नहीं दूंगी स्पीच,
और दुनिया को नहीं मालूम, दुनिया को नहीं मालूम मैंने बजट की स्पीच क्यों नहीं दी। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब उन्होंने देखा कि अब तो अगर बजट नहीं पास होगा तो देयर विल बी अ ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी हियर एंड दैट मींस देयर गवर्नमेंट विल बी एट रिस्क। मुझे 2-3 दिन के बाद बजट वापस आया फाइल पे, मैंने बजट वही अप्रूव किया जो हमारे प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया था, क्योंकि मेरे पास भी पावर नहीं है उसको चेंज करने की। I've gone strictly by the law. That was approved. I went to make a speech. I inaugurated the assembly. They approved the budget, which was approved by the President of India, which means as an administrator, मैंने law को uphold किया। अब ये उनको उन्होंने अभी तक नहीं बोला कि क्यों नहीं करा, वो अपनी तरफ से स्टेटमेंट देते रहते। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल नीड्स हैं, मैं अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही हूँ, वो अपना पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। उन्होंने अगले मार्च में जाके वोट मांगने हैं, मैंने किसी से कुछ मांगना नहीं, मैंने इससे कुछ मांगना नहीं, इसलिए मैं ये स्टैंड ले सकती हूँ। उनको अपना ट्वीट करना है तो अपनी जरूरत को करो। ये लोगों की समझ होनी चाहिए कि they should be able to distinguish the truth from lies. So I have no problem with his misrepresenting because that is his career. This is my career. I am duty bound by the law. He is duty bound by the needs of his catching the votes. So कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए वो उनको प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं हर टाइम उनको कानून दिखाती हूँ, हर टाइम मुझे सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, हर टाइम मुझे हाई कोर्ट लेते हैं, हर टाइम हम जीत के आ जाते हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं डॉक्टर बिंद्रा, यू विल बी अमेज्ड, इन्होंने जितनी बारी भी हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ले गए, ये हार के आए। एलजी की पोजीशन अब इतनी साफ सुथरी क्लियर हो गई है कि अब कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा, क्योंकि सब चीजों में इन्होंने मैटर्स को सेटल कर दिया लीगली। तो साथियों, बहुत ही अच्छा रहा आज डॉक्टर किरण बेदी के साथ, प्रोफेसर किरण बेदी के साथ हमारी ये चर्चा। थैंक यू प्रोफेसर किरण बेदी जी, क्योंकि अब आप बड़ा बिजनेस की प्रोफेसर हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। इसी मुस्कुराहट के साथ मैंने कुछ आपको मीठे और कुछ कड़वे प्रश्न पूछे, आपने उनका बेबाकी से उत्तर दिया। बस यही सोचकर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ, धूप चाहे कितनी भी तेज और समुंदर नहीं सूखा करते, और आपका भी जो करेज का समुंदर है वो भी नहीं सूखा आज तक। बहुत बधाई आपको आपकी रिसेंट विजय पर, जो आपको इस समय पौंडीचेरी के एक्सपीरियंस में मिली। मैं लोगों को, अपने पूरे देशवासियों को रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर करिए, स्पेशली महिलाओं को शेयर करिए, ताकि उनके अंदर वो करेज आ सके। थोड़ा भी अंश डॉक्टर किरण बेदी के करेज का अगर देश की महिलाओं में आ जाए, और देश की प्रोग्रेस को कोई रोक नहीं पाएगा। आप इनकी मूवी भी देखिएगा, और इनके लीडरशिप लेसन्स का हमने एक कोर्स बनाया है हमारे बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन पे, आइए उसको भी आके अटेंड करिए। औकात का तो वक्त आने पर पता चलता है, रात को गीदड़ कितना भी चिल्ला ले, सुबह तो शेर का ही दबदबा होता है। एक खुशखबरी भी दूंगा इसके बाद। खुशखबरी ये 15 अगस्त को आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं फ्री इवेंट, सोलोप्रेन्योर, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, पूरा कंप्लीट कोर्स। मैं 2 घंटे का प्रोग्राम आपके साथ करूंगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उम्मीद करता हूं आपने रजिस्टर कर लिया होगा, नहीं किया तो नीचे लिंक दिया है, रजिस्टर कर लीजिए मेरे साथ। सोलोप्रेन्योर, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको बहुत काम आएगा, फ्री कोर्स है। धन्यवाद डॉक्टर किरण बेदी इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करके उत्साह बढ़ाने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।